एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। यानी हमने जो अभी टॉपिक इसके पहले पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसका बहुत कारण हमारा पर्यावरण का प्रदूषण ही है। और जो हम पर्यावरण के लिए जरूरी चीजें हैं या पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम जो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं पर्यावरण का, ये सब भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। तो देखिए जो किसी भी मनुष्य के लिए जो मनुष्य जीवन है, हम पूरी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिता सके, स्वास्थ्यप्रद जीवन बिता सके, इसके लिए हमारे लिए पास का जो पर्यावरण हो वो स्वास्थ्यप्रद हो और उन्नत हो। मतलब कि हमारे अनुकूल पर्यावरण हो, जो हमारे विकास में सहायता दे रहा हो। इसके अलावा देखिए, जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं कि हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो भी जीवधारी हैं, यानी जो प्राणी हैं जिनमें जीवन है, इसके अलावा जो वनस्पतियां हैं, दोनों के सामने जो है स्वास्थ्य के लिए एक प्रश्न बनकर सामने खड़ा हो जाता है कि कैसे हम अपने को सुरक्षित रह सके। इसके अलावा सिर्फ स्वास्थ्य की ही बात नहीं है, हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है कि हमारा जीवन जो पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, विभिन्न हानिकारक गैसें हैं, जल में प्रदूषण हो रहा है, वायु में प्रदूषण है, तो ये क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित या हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा कि नहीं। तो इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण को जानना जरूरी। इसके अलावा अगर हम संपूर्ण पर्यावरण की बात करते हैं, टोटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो जो संपूर्ण पर्यावरण है यह एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और जब इस पारिस्थितिकी तंत्र में अ, अ, अवैध चीजें या अवांछनीय जो जरूरी नहीं है उसमें परिवर्तन होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछनीय गलत परिवर्तन होता है, उसको हम प्रदूषण कहते हैं। और इस तरह से जब पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी जैविक या अजैविक संगठक हैं उसमें धीरे धीरे इस तरह से अवांछनीय परिवर्तन होने लगता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है विघटित होने लगता है, टूटने लगता है। जो बैलेंस पारिस्थितिकी तंत्र में होता है वो विघटित होने लगता है या टूटने लगता है। इससे हमारे सभी जीवों पर, वनस्पतियों पर गलत प्रभाव या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे के उनके राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार थे, उन्होंने एक समिति बनाई और उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य के कार्यों द्वारा ऊर्जा प्रारूप, विकिरण प्रारूप, भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा जीवों की बहुलता में किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव के कारण आसपास के पर्यावरण में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। तो देखिए उन्होंने जो बात है उसमें वो सारी बातें हैं कि जो हम मनुष्य अपने जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो ऊर्जा के प्रारूप में, ऊर्जा के रूप में, इसके अलावा विकिरण, जो हमने अभी ऊर्जा और विकिरण दोनों प्रोसेस को हमने ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा। इसके अलावा भौतिक एवं रासायनिक संगठन, जो भी सारी चीजें इनकी जो बहुलता बढ़ती चल रही, भौतिक संसाधन और रासायनिक चीजों की या रासायनिक जो संगठन है उनके बढ़ते जा रहे। इसके अलावा जो पॉपुलेशन, जीवों की बहुलता, यानी जो पॉपुलेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ये सारी चीजें दोनों रूप से हमारे आसपास के पर्यावरण में या हमारे लिए पर्यावरण में कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अवांछित परिवर्तन करते हैं। इसी को हम प्रदूषण करते हैं। यानी हमारे पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाए तो वो प्रदूषण की वो और वो प्रतिकूल हो हमारे लिए तो वो प्रदूषण की संज्ञा में आएगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा की। पर्यावरण कहते किसको है, तो आप सभी परिचित भी हो
कि पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो परि जो होता है, परि शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, और मतलब कि इस तरह से, और आवरण का अर्थ होता है चारों तरफ। तो इस तरह से कहेंगे कि पर्यावरण का अर्थ हुआ है जो चारों ओर से ढका हुआ हो, यानी हमारे आसपास का जो भी चारों ओर का जो भी भौतिक अभौतिक वातावरण है, भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं, उसके चारों ओर जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसी को हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। और पर्यावरण को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने परिभाषा भी दी है, इसको परिभाषाओं के द्वारा भी समझाया है। जैसे गिस्टबर्ट ने अपने शब्दों में पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु के चारों ओर से घेरा रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी इन्होंने कहा कि पर्यावरण वह चीज है जो वो सारी चीजें उसमें सम्मिलित है, वो सारे चीजें आ जाएंगी, भौतिक अभौतिक सभी चीज, जो हम मनुष्यों के, जीवों को या वस्तुओं को चारों ओर से घेरी हुई हैं और डायरेक्टली हमारे ऊपर, जीवों के ऊपर या वस्तुओं के ऊपर प्रभाव डालती हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो तांसले ने परिभाषित की, और तांसले ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रभावी दशाओं का योग है जिसमें प्राणी रहते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। यानी वो कंडीशन या वो दशाएं जो इफेक्टिव हो, इफेक्टिव कंडीशन, यानी वो हमारे लिए लाभकारी हो, वो दशाएं या उन प्रभावी दशाओं का योग जिसमें हम सभी प्राणी रहते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं या कहलाते हैं। अब हम आते हैं तो कि प्रदूषण का क्या अर्थ है। अब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो देखिए, जो प्रकृति है, इस मानव सृष्टि का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला, जो हम मनुष्यों को बनाया, विभिन्न तरह के जीव जंतुओं को बनाया, चाहे वो भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, या जो भी कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, तो इस जब इनकी रचना से पहले उसने इस सृष्टि का मतलब कि जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं या जीवधारी लोग हैं, इनको बनाने से पहले उसने प्रकृति की रचना की, जिससे मनुष्य अपने को जीवित बना रख सके। यानी प्रकृति के बिना हमारा जीवन, चाहे वो जल की बात करें, चाहे वायु की बात करें, चाहे भूमि की बात करें, इन सब के बिना हमारा जीवन जो है, हम कोई अस्तित्व नहीं, या हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ और उसने अपने चारों तरफ इस तरह से प्रकृति को देखा, अद्भुत प्रकृति के क्रियाकलापों को देखा, और उसने वह प्रकृति से क्या कहते हैं, अट्रैक्शन भी उसको हुआ, और उसको सरप्राइज भी हुआ। इसके अलावा वह भयभीत कुछ चीजों को देखकर डरा भी। यानी प्रकृति के परिणामों को देखकर डरने की बात है कि बाढ़ आ जाना, क्या कहते हैं, तूफान आ जाना या सूखा पड़ना, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकृति के द्वारा परिणाम आते, उससे वो भयभीत भी हुआ, और इस वजह से प्रकृति को जो मनुष्य है वो पूज्य मानता है, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, कोई भी हो, सबकी पूजा वो करता है, एक भगवान के रूप में उनका अस्तित्व मानता है। और उसके साथ हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, प्रकृति ही हमारा पालक है, प्रकृति के द्वारा ही हम अपने जीवन को चला पा रहे हैं, या हमारा और प्रकृति में ऐसा बैलेंस बना हुआ है, ऐसा संतुलन है कि हम विकास की तरफ, या अपने विकास की तरफ, या अपने जीवन को अच्छे से उन्नति मार्ग पर ले जाते हैं। परंतु जब हमारे और मनुष्य में और प्रकृति के बीच में असंतुलन आ गया, डिसबैलेंस हो गया, तब एक प्रदूषण रूपी घटना का जन्म हुआ। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो प्रकृति थी
वो प्रकृति में पहले से कोई गंदगी नहीं थी, प्रकृति स्वच्छ साफ निर्मल थी। लेकिन जब यह हम मनुष्यों के हाथ में, जीव जंतुओं के हाथ में आया और हम मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करने लगे, यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का दोहन करने लगे, आवश्यकता से अधिक हम उन चीजों का, चाहे वो भूमि हो, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, उसका अधिक से अधिक दोहन करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। तो इसमें जो संतुलन था वो बिगड़ गया। यानी इस असंतुलन के पहले प्रकृति और जीव जंतु, प्राणी तथा वनस्पति जगत में आपस में सामंजस्य था। लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप से, मनुष्य के आगे बढ़ने की विचारधारा ने, महत्वाकांक्षा ने, या हमें सबसे ज्यादा विकसित होने की जो रफ्तार है, उस सब ने हमारे और प्रकृति के बीच में जो बैलेंस था या संतुलन था, उसको समाप्त कर दिया, उसको बिगाड़ दिया। और ये जो हमारे और सॉरी प्रकृति के बीच में जो असंतुलन की स्थिति है, या इसी को हम प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। अब हम आते हैं प्रदूषण के कारक, कि प्रदूषक के कारक कौन कौन से हैं। तो प्रदूषक के जो दो मूल कारक हैं वो है विश्व की बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिक विकास। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे प्रकृति से प्रदत्त तत्व हैं, चाहे वो जल की बात करें, वायु की बात करें या भूमि की बात करें, तो ये जब दूषित होने लगते हैं तो हमारे लिए खतरा बढ़ते हैं। और जो विश्व की बढ़ती जनसंख्या है, जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों के रहने के लिए जल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वायु भी ज्यादा लगेगी, और भूमि भी, भोजन के लिए, अन्न के लिए भूमि की भी आवश्यकता बढ़ेगी। और हम जितना ज्यादा इसका शोषण करेंगे, और बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होगा कि लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो सूर्य की विशाल ऊर्जा है, उसका भी जो होगा, मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कार्यों में प्रयोग करेगा, ज्यादा लोगों को उसकी जरूरत पड़े। यानी जो रिसोर्स हमें प्रकृति के द्वारा अपने सृष्टि निर्माता ने दिया था, उसका हम ज्यादा दोहन करने लगे। और क्यों करने लगे? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी। जब ज्यादा लोग हुए तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, तो हम उन संसाधनों का प्रयोग ज्यादा करने लगे। तो इस तरह से जो विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो भी हमारे प्रदूषण का एक कारक बनी हुई है और महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है औद्योगिक विकास। इस विज्ञान के युग में और टेक्नोलॉजी के युग में, और हमें सभी देश आगे बढ़ने के क्रम में, सभी व्यक्ति आगे बढ़ने के क्रम में, अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्ण करने के उसमें जो औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, इसमें इतना तेजी से औद्योगिकरण में तीव्रता से विकास हुआ है कि इससे हमारे पर्यावरण में भी चेंजेस हुए हैं। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारखाने खोल देना, और कारखाने खोल देने से, और इसके अलावा बहुत सारे, अभी मैंने पिछले क्लास में उदाहरण दिया कि जो जितने अधिक मनुष्य हो रहे हैं उतने संसाधन हो रहे हैं, जैसे एसी, फ्रिज और विभिन्न तरह के मोटर वाहन। तो कल कारखाने से निकलने वाला गंदा पदार्थ, इसके अलावा जो गाड़ी मोटर यूज ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, इनसे निकलने वाले धुएं जो है, ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। यानी जो, और इसके अलावा जो मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, और मनुष्य के द्वारा जो उपयोग के बाद जो कूड़ा कचरा है, सड़े गले पदार्थ है, ये भी लोग घर से बाहर फेंक देते हैं। और ज्यादा संख्या में जितने ज्यादा लोग, उतनी चीजें बाहर आएंगे। तो ये सब सारी चीजें भी जो है हमारे भूमि को प्रदूषित करती जा रही है, या हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, और प्रदूषण का कारक के रूप में सामने आ रही है। अब हम आएंगे प्रदूषण के प्रकार के बारे में, जानेंगे कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो जो विचारक हैं, शिक्षाविद हैं, इन्होंने वैसे स्वरूप के आधार पर प्रदूषणों को दो भाग में विभाजित किया है। एक तो सामाजिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण एवं सामाजिक प्रदूषण। और भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत इन्होंने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को रखा है। इसके अलावा सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न तरह के प्रदूषणों को रखा है जो समाज से रिलेटेड है, जैसे आर्थिक प्रदूषण, राजनैतिक प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण। ये हमारे जो दो रूप इन्होंने विभाजित किए हैं, सामाजिक और भौतिक, उसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक प्रदूषण की बात करते हैं।
तो देखिए, जो भी विचारक थे उन्होंने सामाजिक प्रदूषण को हमने बताया, कई रूपों में बताया। आर्थिक प्रदूषण जो निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होता है, यानी जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग गरीब रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से जो भी उनकी जरूरतें होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, पैसे की कमी की वजह से वो पूरा नहीं कर पाएंगे और इस तरह से सामाजिक परिवेश में, सामाजिक पर्यावरण में आर्थिक प्रदूषण जन्म लेगा। दूसरा है राजनैतिक प्रदूषण। देखिए, जो हमारे राजनेता हैं, बहुत सारे राजनैतिक दल हैं, वर्तमान समय में अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, अपने दायित्वों को भूल गए हैं और अपने लाभ के लिए, अपने लोगों के लाभ के लिए वो जनता के लाभ को पूरी तरह से नकार चुके हैं। उनके लिए जनता का हित कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है और युद्ध की भी स्थिति आती है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो राजनीतिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, जो समाज में सामाजिक प्रदूषण का रूप लेते हैं। फिर हम बात करते हैं सामाजिक प्रदूषण की, ये भी सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत ही आता है। इसमें जो समाज में व्यभिचार हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, ये सारी चीजें सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं, जैसे चोरी करना, डकैती, लूटपाट करना, चोरी डकैती, लूटपाट या व्यभिचार या नैतिक पतन, मनुष्यों का जो नैतिक पतन हो गया है, मनुष्य सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है, अनैतिक कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी, इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, जो जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, ये सारी जो फैक्टर है वो सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आएंगे और इसे हम सामाजिक प्रदूषण की संज्ञा देंगे। अब हम बात करते हैं भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण की। तो देखिए, वायु प्रदूषण का मतलब कि वायु जो है वो प्रदूषित हो जाए। अगर शाब्दिक अर्थ में लेते हैं तो जो हम मनुष्यों की जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो वायु की संरचना है उसमें बहुत सारे हानिकारक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी वायु जो है वो दूषित होती चली जा रही है और इस वायु की संरचना में जो हानिकारक परिवर्तन है उसे प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जब वायुमंडल में जो गैस की मात्रा है, निश्चित मात्रा, उनका अनुपात बिगड़ने लगता है, उसमें डिसबैलेंस होने लगता है, तब भी हम उसे वायु प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। और जब वायु प्रदूषण होता है तो इससे सारे जीवधारी वनस्पतियों के लिए खतरनाक होता है, सभी जीवधारियों वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण है जो है वो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पौधों एवं जानवरों के लिए भी हानिकारक होता है और वायु प्रदूषण के द्वारा हमें श्वास रोग, फेफड़े का रोग या मानसिक विकार या हमारे ब्रेन को नुकसान, कैंसर आदि जैसे रोग होते हैं। वर्तमान समय में दिल्ली का जो वायु स्तर है वहां पर पूरी तरह से वायु प्रदूषित हो चुकी है। वहां पर शुद्ध हवा लेने की बात आती है कि एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी जगह शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाता है, तो इसलिए वहां पे बहुत सारे गाड़ियों को चलाने के लिए भी नियम बनाए गए थे। और जब कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो कुछ, जब वाहन नहीं चले, फैक्ट्रियां नहीं चली, कल कारखाने नहीं चले, तो बताया जा रहा था शोध के हिसाब से कि वहां की जो हवा है वो शुद्ध भी हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो देखिए, जल के बिना हम जीवित, जैसे हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। जल को जीवन की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है जल ही जीवन है। परंतु कितने दुर्भाग्य की बात है, या हम कहें कि हमारा ही दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में जल सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है। आज के 15 साल 20 साल पहले जो हम नल का पानी, उसके पहले लोग कुएं का पानी पीते थे, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय ये हो चुका है कि हर घर में आरओ है, अगर आरओ नहीं है तो वो बाहर से आरओ का पानी लेता, और न ले तो फिर वो
स्वास्थ्य उसका खराब हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम आरओ का पानी ले रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत सही है। आरओ का पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स या बहुत सारे खनिज चीजें उसको छान देता है, जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। तो बहुत सारे गठिया जैसे रोग, हड्डी के रोग, ये सारी बीमारियां भी आरओ का पानी पीने से होती हैं। लेकिन उस दूषित जल से पीने की अपेक्षा लोग आरओ का पानी पीना प्रेफर करते हैं। तो जो जल प्रदूषण की बात करते हैं उसके दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक की बात यानी प्रकृति के द्वारा जो जब जल दूषित हो जाए, और कृत्रिम यानी हम मनुष्य उसको जल को गंदा कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो हमारे जल को दूषित करती हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी विषैली गैसें, विषैले पदार्थ, राख, ये सारे जल में जाकर जल को दूषित करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वनस्पतियां या जंतु मर जाते हैं तो वो जल में गिर जाते हैं और जल में सड़ते हैं, इससे भी जल दूषित होता है। इसके अलावा जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा, मृदा अपरदन और भूस्खलन, ये सारी जो क्रियाकलाप है, ये नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल क्रियाकलाप है, प्राकृतिक चीजें हैं या प्राकृतिक रिसोर्स है जो हमारे जल को दूषित करती हैं, हमारे पीने योग्य तब जल नहीं रह जाता। दूसरा हो गया मानव कृत्रिम या मानव निर्मित, हम जिसको कहते हैं। तो देखिए हम मनुष्य जो है बहुत सारे इंडस्ट्री लगाते हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं। इन औद्योगिक इकाइयों से, इन इंडस्ट्री से बहुत सारे कूड़े कचड़े या क्लोराइड, सल्फाइड, अमोनिकल नाइट्रोजन, इस तरह के रासायनिक प्रदूषण भी निकलते हैं। और ये सारे इंडस्ट्री वाले इनको निकलने की प्रॉपर व्यवस्था न करके नदी नालों में डाल देते हैं, जिससे नदी नाले के जो जल होते हैं वो दूषित हो जाते हैं और हम मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रासायनिक प्रदूषक जैसे शीशा, पारा, तांबा, ऐसे धात्विक पदार्थ भी हैं जो हमारे जल में मिलकर उसे पीने के योग्य नहीं रहने देते, उसे अपेय बना देते हैं। ये सारे हमारे वायु प्रदूषण के जल प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जल जो होता है इन प्राकृतिक और कृत्रिम कारकों द्वारा दूषित हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। अब तीसरे प्रदूषण की बात करते हैं हम, चौथे प्रदूषण की बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि यानी जब हमारे वातावरण में ध्वनि या आवाज या कंपन इतना तेज होने लगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कान के लिए नुकसानदेह हो। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है जब हमारे सुनने की क्षमता से ज्यादा हो जाएगा या ज्यादा मात्रा में होने लगता है, तब यह हमारे मन, मस्तिष्क एवं शरीर को प्रभावित करता है और इसे हम ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। तो देखिए जहाँ बहुत तेज वॉल्यूम में डीजे चलने लगे, बहुत तेज तेज लोग चिल्लाने लगे, अव्यवस्थित तरीके से भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो ये सारी चीजें जो है, नाच गाना, ये ध्वनि प्रदूषण होते हैं और ये शांतिपूर्ण माहौल को, शांति के वातावरण को एवं सामान्य जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये हमारा प्रदूषण के प्रकार था। अब हम आते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की बात करते हैं कि कैसे पर्यावरण के को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें कि लोग अपने पर्यावरण को संरक्षित करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। तो देखिए पर्यावरण की जो समस्या है पूरी सिर्फ भारत की या हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, अब बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए सभी आयु वर्ग के, छोटे से बड़े सभी आयु वर्ग के लोगों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को पर्यावरण के प्रति एक पॉजिटिव व्यू या सकारात्मक सोच रखना होगा, जिससे कि
सभी अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। इसके लिए हमें चाहिए कि सभी छात्र छात्राओं को, किशोर किशोरियों को उनके अंदर पर्यावरण के प्रति सकारात्मक या पॉजिटिव सोच विकसित करें, पर्यावरण के प्रति उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें और उनको हम इमोशनली पर्यावरण से अपने स्टूडेंट को या अपने किशोर किशोरियों को, यूथ को जोड़े। इसलिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, मेनली किशोर किशोरियों को या छात्र छात्राओं को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे चलकर यही बच्चे हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को चलाएंगे, यही हमारे राष्ट्र के कर्णधार है। तो इनके अंदर जब इस तरह की सोच डेवलप कर दी जाएगी, इनके अंदर इस तरह का दृष्टिकोण पैदा कर दिया जाएगा और इनके अंदर इमोशन डेवलप कर दिया जाएगा कि हाँ, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना, नहीं तो सिर्फ हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी या उनका जीवन खतरे में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ही पर्यावरण जागरूकता का एक माहौल चाहिए या एक परिवेश चाहिए कि हम लोगों को जागरूक कर सके। तो मनुष्य देखिए एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं, तो हमें सामाजिक वातावरण को भी समझना होगा और अपने बच्चों को इस सामाजिक वातावरण पे, जो पर्यावरण के द्वारा वातावरण एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसके लिए हम अपने बच्चों को शिक्षा देने की बात है कि हमने पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को दी जाए और बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा के अंतर्गत कि पर्यावरण की संरचना कैसे हुई, किन तत्वों से हुई है और कैसे हमें पर्यावरण पर नियंत्रण करना है, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से अंग हैं, इन सारी चीजों की बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल कर सके या हमारे जो भी लोग जागरूक हो पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करें और अपने परिस्थितिकी का जो असंतुलन हो रहा है, परिस्थितिकी संतुलन को स्थापित कर सके, जिससे हम मनुष्य, ताकि जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से कार्यात्मक रूप में और सौंदर्य के रूप में भी हमारे लिए सही हो। तो पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान देते समय शिक्षक को जब भी शिक्षा दे तो इन 2-3 समस्याओं को बताना चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसमें जनसंख्या, पहला है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा प्राकृतिक साधनों का ह्रास तथा तकनीकी प्रगति के साथ दिनों दिन बढ़ता हुआ प्रदूषण। तो हमने जनसंख्या विस्फोट पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इसके द्वारा भी हमारा पर्यावरण खतरे में आ रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रकृति की चीजों का दोहन कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता ज्यादा हो जा रही है। फिर प्राकृतिक साधनों का ह्रास, यानी जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त साधन है उसका हम इतना ज्यादा उपयोग करने लग रहे हैं, इतना ज्यादा विकास के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि उस धीरे धीरे प्राकृतिक साधन जो है वो कम होते जा रहा है। ये भी प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करने के कारक हैं। तीसरा, तकनीकी प्रगति के साथ साथ दिनों दिन बढ़ता हुआ प्रदूषण। तो आपको पता ही है कि विज्ञान को प्रगति के साथ साथ अभिशाप भी कहा जाता है और टेक्नोलॉजी भी विज्ञान से ही रिलेटेड है। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी या विज्ञान के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होती चली जा रही है, इससे भी प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इसी के हिसाब से नए नए उद्योग धंधे, नई नई मशीनें, नई चीजें आ रही हैं और हमारे प्रदूषण को गंदा कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो शिक्षक को यह चाहिए कि वो पर्यावरण की जब भी शिक्षा दे तो अपने बच्चों को वो पर्यावरण से संबंधित इन समस्याओं से भी परिचित कराए। अब है पर्यावरण शिक्षा के निम्न अर्थों को शिक्षार्थी का ज्ञान देना चाहिए कि किन किन बातों को अपने स्टूडेंट को बताना चाहिए। तो सबसे पहला है पर्यावरण की शिक्षा में पर्यावरण को इसकी संपूर्ण प्राकृतिक, निर्मित, तकनीकी तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक एवं सौंदर्य परक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जब भी हम शिक्षार्थी को इसका ज्ञान दें तो पर्यावरण की शिक्षा के अंतर्गत जितने इसके पक्ष हैं, चाहे वो नेचुरल है, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की शिक्षा देने की बात की जाती है। दूसरा पॉइंट है
कि पर्यावरण शिक्षा की बात है कि यह एक अनवरत तथा जीवन पर्यंत प्रक्रिया होनी चाहिए, जो पाठशाला स्तर से आरंभ होकर सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक अवस्थाओं तक चलती रहे। यानी पर्यावरण की शिक्षा किसी विशेष स्तर पर, किसी विशेष एज पर, किसी विशेष क्लास पर न देकर बच्चा जब से क्लास जाना शुरू करे, पाठशाला मतलब प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, इसके अलावा औपचारिक अनौपचारिक जो भी शिक्षा के पहलू हैं, शिक्षा देने की व्यवस्था है, सभी अवस्थाओं तक चलती रहे और बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाए। थर्ड पॉइंट है विकास एवं प्रगति के लिए योजनाओं में पर्यावरण पक्षों पर स्पष्ट विचार करना। यानी जो भी हम अपने विकास की, अपने प्रगति की बात, अपने आगे बढ़ने का मार्ग चयन करें, जो भी क्रियाकलाप करें, जो भी क्रियाविधि करें, उसके लिए हमें यह प्लान, उन योजनाओं पर यह ध्यान देना होगा कि वह पर्यावरण के लिए कितने खतरे वाली है या कितना हमारे पर्यावरण को दूषित करेंगे, पर्यावरण को खराब करेंगे। इस बात का ध्यान देके हमें ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण का नुकसान न हो। लास्ट पॉइंट है कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता ज्ञान, समस्या शोधन कौशल तथा मूल्यों को स्पष्ट करके प्रत्येक अवस्था से संबद्ध करना, लेकिन ऐसा करते समय अध्येता के आरंभिक जीवन में अपने समाज की पर्यावरणीय संवेदनशीलता पर विशेष बल देना चाहिए। यानी पर्यावरण की संवेदनशीलता किसको समझे कि सच्चाई क्या है, कि अगर पर्यावरण में संतुलन होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा, विनाश होगा, तो इसका ज्ञान दे। इसके अलावा समस्या और क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से शोधन करें, कैसे इनको साफ करेंगे, इसका निराकरण करेंगे, और कौशल और मूल्यों को किन स्किल के द्वारा, किन कौशलों के द्वारा हम इसमें सुधार कर सकते हैं, या कौन कौन से इससे रिलेटेड मूल्य है, सब चीजों से हमें प्रत्येक स्टेज पर बालकों को जोड़ना चाहिए। इसके और ऐसा करते समय हमें जो शुरू के जीवन है, आरंभिक जीवन है, उसके समय के पर्यावरणीय संवेदनशीलता पर विशेष बल देना चाहिए कि पहले कितना सुरक्षित था, वर्तमान समय में कितना दूषित हो चुका है। तो ये है पर्यावरण शिक्षा के अर्थ, जो शिक्षार्थी को इसका ज्ञान देना चाहिए। अब हम आते हैं अंत में तथ्यों के अध्ययन। जब हम अध्ययन को स्थान दें तो किन किन चीजों को इसमें जगह, फैक्ट को रखना चाहिए। तो सबसे पहला है पर्यावरण का अर्थ, आवश्यकता तथा पर्यावरण नीति। यानी हम जिन जिन पर्यावरणीय जागरूकता है तो जिन तथ्यों को अध्ययन करना चाहिए वो है, सबसे पहला वो है पर्यावरण का अर्थ, आवश्यकता तथा पर्यावरण नीति। यानी हम लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ बताएं कि वो जो हमारे चारों ओर का वातावरण, वही पर्यावरण है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है और उसकी क्या आवश्यकता है, और इसके लिए हमें कौन कौन से नीति बनानी होगी जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। दूसरा, मानव एवं पारिस्थितिकी प्रणाली, या हम मनुष्य की और जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी प्रणाली है, जिसमें जो शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण। यानी प्रदूषण को जो भौतिक रूप से हमारे पर्यावरण को, भौतिक प्रदूषण जो पर्यावरण को, झीलें, पहाड़ियां तथा पीने योग्य जल। यानी पर्यावरण और जनसंख्या में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सामंजस्य, क्या एक दूसरे के बिना कैसे इनका क्या संबंध है, इसके बारे में बताएं। इसके अलावा जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत झीलें, पहाड़ियां तथा पीने योग्य जल है, इन तथ्यों को भी अध्ययन में स्थान या अध्ययन में व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है मानव सभ्यता पर प्रदूषण का प्रभाव एवं सामाजिक पर्यावरण आदि। यानी जो मनुष्य की सभ्यता चली आ रही है, इस पर जो पर्यावरण पर प्रदूषण आ रहा है, या हम प्रदूषण, विभिन्न तरह के प्रदूषण आ रहे हैं, चाहे वो भौतिक हो या सामाजिक, इसका हमारे मनुष्य की सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी बताना चाहिए। फिर इसके अलावा है वन्य जीव एवं इनका संरक्षण। कैसे वन में रहने वाले जीव, चूंकि ये भी हमारे पर्यावरण के ही पार्ट है, हमारे मनुष्य जैसे हम जीवधारी प्राणी है, वो भी जीवधारी प्राणी है, तो उनको कैसे उनका संरक्षण किया जाए, इसके बारे में ही बताना चाहिए। फिर सौर ऊर्जा एवं इसका उपयोग, कैसे जो
सोलर एनर्जी, यानी भारत में जितने प्रदूषित नगर हैं उनके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा प्रदूषण से वहां पर क्या क्या अवस्थाएं, क्या दुष्परिणाम है, ये भी बताना चाहिए। फिर है तेल एवं रासायनिक अस्त्रों का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी जो भी हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, खानों से तेल निकालते हैं, इसके अलावा जो रासायनिक अस्त्र, केमिकल हथियार जो यूज करते हैं, इसका भी हमारे पर्यावरण पर गलत असर पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा पर्यावरण संतुलन आदि, यानी कैसे हमें जागरूकता लाने के लिए, पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए लोगों को किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना है, कैसे पर्यावरण का संवर्धन यानी पर्यावरण को बढ़ाना है, और कैसे पर्यावरण में बैलेंस रखना है या संतुलन रखना है, इन सब तथ्यों को हमें शामिल करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट से हम एक जो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो हम मनुष्य हैं, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे बढ़ने, इसके लिए जो जिसकी आवश्यकता होती है, जिन चीजों की, जिन तत्वों की आवश्यकता है, वो हमारे इस प्रकृति में ही है। और प्रकृति के ये जब तत्व जब अपने रूप से संतुलित रूप में रहेंगे तो वो हम मनुष्यों का विकास करेंगे। परंतु जब इस प्रकृति के तत्वों में असंतुलन आएगा, हमारे और प्रकृति के बीच में सामतोल की जगह असंतुलन की स्थिति आएगी, तब ये हमारे विकास की जगह हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालेंगे। नालों को भरकर बस्तियां बन रही हैं। इसके अलावा जो हमारे पृथ्वी के अंदर खानों के रूप में विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ है, विभिन्न तरह के तत्व हैं, उनका भी हम उपयोग करते हैं, कृषि उद्योग करते हैं। लेकिन जब हम एक सही मायने में करते हैं, बिना दोहन करते हुए करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा नहीं करते, तो ये बैलेंस बनता रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को ज्यादा विकसित या ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए, आगे बढ़ने के रूप में जब हम इन चीजों का ज्यादा उपयोग करने लगते हैं, एक तरह से दोहन होने लगता है, उसका कारण जनसंख्या भी नुकसानदेह होगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि प्रकृति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति, पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत है। इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अपने शब्दों में बताते हुए कहा कि क्यों हमें पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है। तो विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में हम कहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण हम सबका पावन कर्तव्य है। हमें प्रकृति का उतना ही, तो सही बात है, हमें सभी का ड्यूटी है, सभी का कर्तव्य है कि हम अपने नेचर का, अपने प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि उसी से हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारा जीवन है, और हमें इसका दोहन जितनी जरूरत हो उतनी करना चाहिए। इसीलिए जनसंख्या पर कंट्रोल की बात कही जाती है, क्योंकि अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा ही मनुष्यों का विनाश पॉसिबल। और वर्तमान समय में हम देख भी रहे हैं कि पर्यावरण में जो संरक्षण नहीं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उससे हमारे ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, कितना इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। उसमें विषाक्त पदार्थ आ जा रहे हैं कि वो हमारे बॉडी पार्ट को ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे का टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास में रहेगा।